हेलो एंड वेलकम। मैं हूं शोभित पांडे और स्वागत है आप सभी का करियर मेकर एकेडमी में। यहाँ पर अपन ऑनलाइन क्लासेस की चर्चा कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस आपकी स्टार्ट हैं और जब तक लॉकडाउन नहीं खुल जाता, और उम्मीद करता हूँ कि उसके बाद भी मैं वीडियोस डालता रहूंगा। थोड़ा लेट हो जाता हूँ कंटेंट तैयार करने में आप लोगों के लिए। तो खैर, सबसे पहले तो थैंक यू उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने के लिए फोर्स किया, और वो काफी अच्छा चल रहा है। फीडबैक काफी अच्छे मिल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे रेगुलरली मेरे कांटेक्ट में है। अनिल है, आलोक है, रिया है, शिवालिका है, प्रवीण है, और सक्षम है, प्रेम है, प्राकुल है, नमन है, उदय है, और मयंक है, निश्चित है, रणधीर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, खुशी, मुस्कान, तनु, जिनके नाम नहीं याद है वो सॉरी, बट ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट, कुछ बच्चों को छोड़ के। और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं कांटेक्ट, उम्मीद कर रहा हूँ घर वाले उनसे अच्छा काम ले रहे होंगे, इसलिए उनको समय नहीं मिल पा रहा है। तो खैर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा ये है कि आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 पे कदम रख चुके हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 का एक्सटेंशन। 1 में क्या क्या पढ़ा अपन ने? इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू एक दूसरे से फोर्स लगाते हैं, कूलम फोर्स पढ़ा, कूलम फोर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा। उसके बाद अपन लोगों ने एक नई चीज को इंट्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल दो चार्ज का कॉम्बिनेशन हो गया, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल लाइन, एंगल लाइन, किसी अनदर लाइन पी पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा टॉर्क, और एक वो रिंग वाला एक्सपेरिमेंटल। कुछ न्यूमेरिकल करे हैं, किताब के पीछे के न्यूमेरिकल आप लोगों को करने हैं। कोई डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में मेरे को उस क्वेश्चन का नंबर लिख देना। जब ज्यादा क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे मैं उसका एक वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा। चलिए, ये बात तो रही यहाँ तक की। अब अपन करते हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 पे चर्चा कि क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में और हमको पढ़ना क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 बेसिकली गॉस लॉ पर आधारित है। गॉस कौन है? गॉस देखो, तो मर गए, पर जब तक जिंदा थे उन्होंने बड़ी क्रांतिकारी काम करे, है ना। उन्होंने ऐसे भी काम करे कि तुम्हें 4-4, 3-3 नंबर दिलवा के जाएंगे वो, राजस्थान बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में। गॉस लॉ पढ़ने के लिए गॉस लॉ पढ़ने के लिए आपको एक चीज आनी चाहिए। उस चीज का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हिंदी और इंग्लिश दोनों में फ्लक्स फ्लक्स ही कहलाता है, लक्स नहीं, फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही कहलाता है। फ्लक्स क्या होता है, इसको पढ़ने के लिए अपन को एक और चीज पता होनी चाहिए, जिसको कहते हैं एरिया वेक्टर। अब आप कहोगे सर कैसा मजाक है सुबह सुबह, एरिया कहां से वेक्टर क्वांटिटी होने लगा? आज तक तो हमने नहीं पढ़ा कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों गोपाल, एरिया वेक्टर होता है कि एरिया स्केलर होता है? गोपाल बताएगा तो बताऊंगा कैसे सर, आप तो वीडियो बना रहे हो, आप बताओ। उम्मीद है पता होगा कुछ बच्चों को, जिनको नहीं पता वो सुने अच्छी तरह। एरिया हमेशा से एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो बात अलग है कि आपको आज तक एरिया की डायरेक्शन निकालने की आवश्यकता पड़ी नहीं, मगर एरिया अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। सवाल नंबर 2, अगर एरिया वेक्टर है तो डायरेक्शन क्या है? तो देखिए, एरिया का डायरेक्शन निकालने के लिए मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, क्योंकि मेन काम की चीज यहाँ तो बस आपको सीखना है। मेन काम की चीज ये दोनों है, तो यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको बस सिखा रहा हूँ कि एरिया स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर होती है तो उसका एक डायरेक्शन भी होगा, तो वो डायरेक्शन क्या होगा? तो देखिए, दुनिया में 2 प्रकार के सरफेसेस होते हैं। सरफेस, यस, एक होता है ओपन सरफेस, एक होता है क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस कौन कौन से होते हैं? अपन बात करते हैं ओपन सरफेसेस के अंदर 2 डायमेंशनल ऑलमोस्ट, जैसे कि ट्रायंगल या ट्रायंगुलर कोई भी शेप, ठीक है ना, स्क्वायर, ठीक है, सर्कल, डिस्क, ठीक है, ट्रैपोजियम, ये सब जो है वो ओपन सरफेस होते हैं। क्लोज्ड 3D मान लो ना, जिसके अंदर स्पेस हो सकता है, जैसे स्फीयर, ठीक है, और क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, पैरेललोपेपेड, कोन, सिलेंडर, ये सारे कैसे हैं? क्लोज सरफेस, ठीक है ना। सिलेंडर, कोन, समझ में आ रहा होगा क्या बात कर रहा हूं? मतलब जो बंद है, क्लोज बंद है, जो तो बंद है तो उनके अंदर स्पेस भी होगा। तो ये होते हैं क्लोज सरफेस। ओपन जो 2 डायमेंशनल होते हैं। किसी भी ओपन सरफेस का अगर आपको एरिया निकालना है
तो एरिया का फॉर्मूला तो सबका आपको पता ही है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर, ये साइड स्क्वायर, ट्रायंगल का 1/2 बेस बाय क्लोज टाइप पता है, इनका एरिया कैसे निकाला जाता है, कर्व सरफेस एरिया वगैरह 4 पाई आर स्क्वायर, और वो सब पता आप लोगों को है ना, पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब आता है, पर डायरेक्शन की बात नहीं करी है। तो आज मैं आपको मेन उद्देश्य यही कि आज मैं आपको डायरेक्शन दिखा रहा हूँ। ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, डिस्क, जितने भी ओपन सरफेसेस हैं इनका डायरेक्शन होता है आउटवर्ड और इनवर्ड, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आउटवर्ड ले लो या इनवर्ड ले लो, एक ही बात होती है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस लिख देते हैं, काम की बात, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अंदर या बाहर दोनों आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, जैसा चाहे वैसा ले। जैसे मान के चलो ये कोई सरफेस है, इसका परपेंडिकुलर बाहर निकलता हुआ ऐसे या अंदर आता हुआ ऐसे, ये दोनों ही इस एरिया के डायरेक्शन है। ठीक है, ये रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है ना अपन को, इस रेक्टेंगल का डायरेक्शन क्या होगा, तो इस रेक्टेंगल का एरिया वेक्टर ऐसे भी निकल सकता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ऐसे भी निकल सकता है परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो इस सरफेस का, इस एरिया का ये डायरेक्शन है, या तो इस साइड ले लो या इस साइड ले लो। ठीक है, एन कैप से डिनोट करते हैं, एन कैप, क्या समझिए, यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब आता है क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस में हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड या इनवर्ड, कैसा भी ले सकते हो, बट अगर आप किसी क्वेश्चन में या अपन पूरी फिजिक्स जब पढ़ रहे हैं तो अपन आज ये डिसाइड कर लेते हैं कि अपन परपेंडिकुलर आउटवर्ड लेंगे या इनवर्ड लेंगे। नहीं तो कुछ बच्चे कुछ लेंगे, कुछ बच्चे कुछ लेंगे, मैं क्वेश्चन किसी और, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, अप्रोच में फर्क पड़ सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अपन परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही डायरेक्शन लेंगे पॉजिटिव, और इनवर्ड वाली डायरेक्शन को अपन हमेशा लें नेगेटिव। तो ये एक कन्वेंशनल तरीका है, परंपरागत तरीका है कि क्लोज सरफेस की जो डायरेक्शंस होती हैं, परपेंडिकुलर आउटवर्ड बाहर जाता हुआ पॉजिटिव, अंदर आता हुआ नेगेटिव, परंपरागत है, तो इसमें अपन कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो, तो मैंने आपको डायरेक्शन के बारे में बात कर दी है। अब इसको थोड़ा फील लेने के लिए अपन इसको कुछ काम करते हैं। जैसे कि एक मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस है r, तो इस सर्कल का रेडियस r है, तो इसका एरिया कितना होगा, तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो आंसर हो गया पाई आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है, आज तक अपन लोग मैग्नीट्यूड ही पढ़ते आए थे सरफेसेस का, जरूरत नहीं पड़ी थी, लोअर स्टैंडर्ड था। अब तुम आ गए हो 12th क्लास में, 12th क्लास सीनियर मोस्ट क्लास होती है एकेडमिक्स की, ऊपर से तुम साइंस के स्टूडेंट, तो तुमसे ज्यादा महान कोई नहीं है, यही है 12th क्लास। और वो भी मतलब इसके बाद सीधे तुम कॉलेज में जाओगे, पास हो गए तो मुश्किल है, पर खैर कोई बात नहीं, कई बच्चे तो मेहनत कर ही रहे हैं, है भाई रणधीर, मेहनत कर रहा है ना भाई, चलो अच्छी बात है। तो इसका एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, ये मतलब मैं सिर्फ ऐसे लिखूं, मैग्नीट्यूड ना लिखूं, मेरे को पूरा वेक्टर बताओ, तो पाई आर स्क्वायर। अब ये तो ओपन सरफेस है ना, मैंने आपको सब बता दिया, ओपन सरफेस है ना, तो इसका या तो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ये काय पे बना है, बोर्ड पे बना है, तो ये आपका ये सरफेस हो गया, इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड या तो आपकी तरफ या बोर्ड में अंदर की तरफ। तो एक्स कैप, सॉरी आई कैप, जे कैप, के कैप जानते हो ना क्या होता है, आई कैप एक्स एक्सिस, जे कैप वाई एक्सिस, के कैप जेड एक्सिस, आई एक्स एक्सिस, जे वाई एक्सिस, के जेड एक्सिस। तो यहां पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड मतलब जे कैप। कोई कहे कि नहीं भाई साहब मैं तो अंदर वाले को सही मानूंगा, तो मान ले, माइनस लगा दे, हमारे दुख से क्या। समझ में आया होगा आपको वही क्या कह रहा हूं, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड था, और आज के बाद आप उनको मैग्नीट्यूड के संग डायरेक्शन ही लेनी होती है। ठीक है, चलिए अगर मैं कोई रिंग लेता हूं, ऐसे रिंग भी ओपन ही है, तो ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका नेगेटिव डायरेक्शन। बहुत सिंपल सिंपल सी मेथोडोलॉजी है, ऐसी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इसकी रिंग को मैं इस तरीके से रख दूं, समझो बात, आर स्क्वायर ऐसे रखी हुई रिंग, तो थी ना अपने पास एक, पता नहीं आ गई क्रांति, रिंग ऐसे रखी हुई है,
ठीक है। तो अब इसका एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, और अब परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ इसका एन कैप है ना, ऐसे डिनोट कर सकते हो। तो ये वाई एक्सिस है तो जे कैप, या पाई आर स्क्वायर माइनस जे भी लिख सकते हैं अपन, तो ये माइनस बाहर आ जाता है। दोनों ही सही है, मगर कोई एक चीज को अपन आज डिसाइड कर लें कि भैया मैं ऊपर बाहर निकलती हुई को, ऊपर जाती हुई को, ऐसे आती हुई को पॉजिटिव लूंगा, ऐसे को नेगेटिव लूंगा, तो वो अपन के लिए इजी रहेगा, क्योंकि अपन हर क्वेश्चन में फिर एक ही मेथोडोलॉजी से काम करने वाले हैं। ठीक है, चलो समझ में आया होगा। अच्छा, ये स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर जानते हो ना, स्क्वायर किस तरीके के में आ रहा है बताओ, स्क्वायर आ रहा है ओपन के में, ठीक है। तो क्या स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर, साइड है इसकी 5, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, या एक साइड चलो रेक्टेंगल मान लेना इसको थोड़ा सा, चलो ये 4 है, ए बी सी। अब इसका एरिया का वेक्टर जो होगा वो होगा आपका ए बी क्रॉस ए डी। मैं क्रॉस प्रोडक्ट याद है ना, हाँ, जिन बच्चों के पास मैथ्स है वो वेक्टर 3D में शुरुआत यहीं से करेंगे, ये स्टेप पहला स्टेप है वेक्टर 3D में, ठीक है। तो आप लोगों के लिए तो बेहद काम का है, बाकी जो भी स्टूडेंट है उनको फिजिक्स में तो काम का है ही है, तो वो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये यहाँ पर भी काम आएगा, मैग्नेटिज्म में भी काम आएगा, लॉरेंस वॉलेंस में भी काम आएगा, लॉरेंस फोर्स, ठीक है। तो ये एक आपका स्क्वायर है, सॉरी रेक्टेंगल हुआ, रेक्टेंगल में एरिया वेक्टर निकालना है। अगर आपको सिर्फ एरिया निकालना होता तो क्या करते हैं, यहां पर वेक्टर नहीं लगाते, तो 5 × 4 ही करते ना, तो बेसिकली ए बी वाली साइड मल्टीप्लाई हो रही है ए बी वाली साइड से। बट अगर मेरे को ए बी निकालना है तो मैं लिखने वाला हूं यहाँ पर 5 × 4 20। अब ये बताओ कि ये बना हुआ बोर्ड पे है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो ये हो जाएगा आपका के या -20 के। क्या है, दोनों ही सही है, ये सर दोनों ही सही आंसर है। तो समझ में आया आपको क्या अपन पढ़ने वाले हैं। चलिए, मैंने आपको बेसिक तक को समझा दिया है ना। ये चीज याद रखना कि ओपन सरफेस के अंदर काम की चीज ये टप्पे वाली जो तुम्हें लिखनी है, जो सब एग्जांपल्स के जरूरत के लिए, कि अगर ओपन सरफेस है, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, डिस्क, रिंग, ये सब तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। और अगर क्लोज सरफेस है, स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड लेना है पॉजिटिव, इनवर्ड लेना है नेगेटिव। ये आज अपन ने फाइनल कर दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, जीवन धन्य हो गया तुम लोगों का। चलो, बहुत अच्छी बात। अब अपन पढ़ते हैं फ्लक्स, क्योंकि अपन को एरिया वेक्टर आ गया है। हालांकि एरिया वेक्टर पे इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं बनता, पर फिर भी मैंने आपको कुछ चीजें बता दी है, उसके थ्रू कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल में है। आज के डिस्क्रिप्शन में मॉड्यूल मिल जाएंगे आपको, पिछले वाले के में मैंने नहीं दिए थे क्योंकि मेरे को लग रहा था कि आप बुक के ही क्वेश्चन करोगे वही बेटर है, और अब भी यही बोल रहा हूँ कि सबसे पहले बुक के एनसीईआरटी और आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उसके क्वेश्चन करें, उसके बाद बुक के। हालांकि आज मैं वही उल्टा पुल्टा हुआ फ्लक्स के क्वेश्चन करवाऊंगा और फ्लक्स के क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में भी दूंगा, तो आपको दोनों ही कवर करने हैं, उसके बाद बुक के कर लेना, ठीक है। चलिए देखिए, अभी आप हमको पढ़ना है अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानने से पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं। चर्चा किस चीज के ऊपर होगी? चर्चा होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1876 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में लोगों को बताया। उसके बाद जगदीश चंद्र बोस ने और मार्कोनी ने, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, हर्ट्ज ने, अलग छोड़ो अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 2 पार्ट की बनी हुई होती है, एक इलेक्ट्रिक वेव और एक मैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक वेव माने क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक वेव माने क्या? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक वेव इस वाले सेक्शन में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, लास्ट में लॉरेंस फोर्स में, दोनों कंबाइन कर देंगे। वो ज्यादा चर्चा नहीं होगी क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में उसको कम पढ़ाया जाता है, पर जब आप कॉलेज वगैरह में जाएंगे, इंजीनियरिंग वगैरह में, तो वहां पे शुरुआत ही लॉरेंस फोर्स से होगी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के 2 पार्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी और एक मैग्नेटिक एनर्जी। अभी अपन को पढ़ना है इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर किसी भी बॉडी में से एनर्जी पास होगी तो क्या उसको फील होगा?
अगर किसी भी बॉडी में से एनर्जी पास होती है, आज मैं कोई बिजली का तार पकड़ लूं तो मेरे अंदर से जो विद्युत का प्रवाह होगा चंद क्षणों के लिए, क्योंकि उसके बाद तो पता नहीं कहां, तो क्या मेरे को वो एनर्जी फील होगी? यस सर होगी। मैं रिएक्ट क्या करूंगा वो छोड़ो, बाल खड़े हो जाएंगे और हाँ वो छोड़ो, होगा क्या? क्या मेरे को एक्सपीरियंस होगा? यस सर। किसी भी बॉडी को अगर आप इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हो या मैग्नेटिक एनर्जी देते हो तो वो कुछ बिहेव करती है, वो कुछ एक्सपीरियंस करती है, ठीक है। उसका बिहेवियर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर अलग अलग होता है। डाइइलेक्ट्रिक अलग तरीके से बिहेव करेंगे, कंडक्टर अलग तरीके से करेंगे, मेटल अलग तरीके से करेंगे, डाइपोल अलग तरीके से करेंगे, आप और मैं अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग बॉडीज अलग अलग तरीके से बिहेव करती हैं जब उनके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करवाई जाती है। व्हाट डज इट मीन? इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स क्या? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो आज के बाद जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं, अभी के लिए फ्लक्स के लिए आपको समझना इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, ताकि आप मिसकंसेप्ट ना हो। तो अगर हम किसी भी बॉडी में से इलेक्ट्रिक एनर्जी को निकालते हैं तो जो जनरेट होता है उसको अपन कहते हैं फ्लक्स, ठीक है। अगर मैं किसी भी बॉडी में से इलेक्ट्रिक एनर्जी पास करवाऊं, किसी भी बॉडी में से इलेक्ट्रिक एनर्जी पास करवाऊं तो द काउंटिंग कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी उसके अंदर से पास हो गई सरफेस के अंदर से, उसी काउंटिंग को फ्लक्स कहते हैं। मतलब कि अगर मैं किसी बॉडी के अंदर से एनर्जी पास करवा रहा हूं तो कितनी एनर्जी मैंने पास करवाई, उस क्वांटिटी को, उस पैरामीटर को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। थोड़ा हाइपोथेटिकल है तो मैं आपको समझाने के लिए कुछ कर दूंगा, ठीक है, चिंता मत करना। मान के चलो ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सरफेस है, इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक एनर्जी पास करवाई, ठीक है। इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक एनर्जी अपन ने पास करवाई, तो जो क्वांटिटी है, काउंटिंग है कि कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी पास हुई इस सरफेस के अंदर से, उसी को अपन को फ्लक्स कहना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो पार्ट है वो किसी बॉडी में से पास हो रहा है, कि एनर्जी जो है वो किसी बॉडी में से पास हो रही है, तो कितनी एनर्जी उसमें से पास हो जाएगी, इसको अपन फ्लक्स बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छी बात है, बोलते रहिए, हम सुनते रहेंगे। बता दो करना क्या है। करना अपन को इतना सा है कि इस फ्लक्स का फॉर्मूला लिखना है। वैसे तो आप किसी भी किताब में देखोगे तो आपको 2 मिनट में phi = E.ds cos थीटा करके समझा देगा, पर अपन उसको फील करते हैं कि वो ऐसा आता क्यों है कोई फॉर्मूला। देखो मैं आपको कुछ दिखाता हूं, देखो मान लो मेरे पास ये एक छोटा सा सरफेस है, दिख रहा है? सरफेस छोटा है तो ds मान लो, बड़ा है तो s मान लो। अच्छा, और ये एक सोर्स है जिसमें से चार्ज है, जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रही हैं। किचन में से उठा के लाया हूं, फटाफट समझ लो, कभी भी क्रांति आ सकती है, ठीक है। तो तुम समझा करो यार, हालात मेरे तुम्हारी तरह नहीं, मैं क्या घर के काम करता नहीं हूं तो क्रांतिकारी। हाँ, तो ये चार्ज है, चार्ज में से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकल रही हैं, दिख रही होंगी, बढ़िया साउंड आ रहा है। अच्छा खैर, बस ये है सरफेस। अब जिस बॉडी, इसको कांस्टेंट मानो, एक एक करके काम करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, क्या उतनी ज्यादा एनर्जी पास होगी इसके अंदर से? इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा, एनर्जी का पास उतना ज्यादा। तो जो फ्लक्स होगा या जो एनर्जी होगी, क्वांटिटी होगी, वो काय पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पर या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। जितनी ज्यादा, अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मैं कम कर दूं, मान के चलो 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं, बस ये दो ही जाएं, बाकी नहीं जाएं, तो इसके अंदर से एनर्जी 2 के हिसाब से पास होगी, तो फ्लक्स कम हो गया। फिर मैंने कहा लाओ सब 3 पास करवा देता हूं, तो इसके अंदर से एनर्जी 3 के हिसाब से पास होगी, तो फ्लक्स बढ़ गया। फिर मैंने कहा नहीं साहब अच्छा नहीं लग रहा, 4 कर देते हैं, 3 अच्छा नंबर नहीं होता, तो अब इसके अंदर से फिर एनर्जी बढ़ गई। तो इस तरीके से अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ाऊंगा तो क्या इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्वांटिटी जा रही है वो बढ़ेगी? यस सर बढ़ेगी। तो जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि कैपिटल E। ठीक है क्लास। अच्छा, दूसरी चीज ये बताना कि ये रहा सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, पास हो रही है, इसमें से सारी नहीं हो रही है,
कुछ हो रही है, ठीक है, कुछ ऊपर नीचे से भी जा रही है, गौर करके देख सकते हो आप, एक ऊपर से दो नीचे से ऐसे जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है, सरफेस भी है। अगर मैं इसको ऐसे पास करूं, डिंग 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 डिंग, जा रही है कि सरफेस के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है बताओ? इस सरफेस के अंदर से कितनी एनर्जी पास हुई? 0। क्यों सर? इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी है और सरफेस भी अभी भी है, तो पास क्यों नहीं हो रही भाई? सर पास इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो उसके अंदर से नहीं जा रही। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का और इस सरफेस का एंगल भी आपस में डिपेंड करता है, करता होगा, अच्छी बात। अच्छा अब ये बताओ कि अभी इसके अंदर से कितनी जा रही हैं, कितनी जा रही हैं? 1 2 3 4 5 6 जा रही है, छठी लास्ट जा रही है, 5 ही जा रही है ऑलमोस्ट, है ना। 5 इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से जा रही है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखूं, मेरे हाथ में सोर्स कांस्टेंट है, और इसका सरफेस बढ़ा दूं, बढ़ा दे, मैंने खोल दिया इस कागज को, ठीक है, बढ़ा दूं, तो क्या अब इसके अंदर से ज्यादा एनर्जी पास हो रही है पहले के कंपैरिजन में? पहले कम एनर्जी पास हो रही थी, अब ज्यादा एनर्जी पास हो रही है क्या सरफेस के अंदर? फ्लक्स बढ़ा के घटा, आप एनर्जी को समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड को गोली मारो। एनर्जी, पहले एनर्जी ज्यादा जा रही थी जब सरफेस छोटा था, या अब एनर्जी ज्यादा जा रही है जब सरफेस बड़ा है? चार्ज तो पहले भी उतना था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पहले भी उतनी थी। भाई ये जो मैंने इंस्ट्रूमेंट लाया हूं इसके अंदर से तो पहले भी उतनी निकल रही थी ना, पर वो तो सरफेस जो था वो छोटा था। अब हमने सरफेस को कर दिया है बड़ा, सरफेस को बड़ा करने से क्या हुआ? सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जाने लगी। तो क्या अब ज्यादा एनर्जी पास हो रही है इसके अंदर से? हाँ सर, अब ज्यादा एनर्जी पास होगी। आया समझ में? तो क्या सरफेस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो हम बोलेंगे यस सर, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, डीएस। डीएस है कैपिटल एस या ए, अलग अलग किताबें, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन। अच्छा एक चीज और बताओ, अब दिमाग का इस्तेमाल करना है क्योंकि एंगल पे डिपेंडेंट है, ये तो पता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो एनर्जी पास हो रही है, ऐसे जा रही है तो एनर्जी पास नहीं हो रही, मतलब एंगल पे डिपेंडेंसी है। अपन को ये देखना है कि कॉस एंगल पर डिपेंडेंसी है कि साइन एंगल पर डिपेंडेंसी है, वो भी अपन यहां से निकाल सकते हैं। देखो इस समय अगर मैं इन दोनों के बीच में कुछ एंगल क्रिएट कर दूं, ऐसे छोटा करता हूं इसको, देखो सारी जा रही है कि नहीं? इस समय गौर से देख लो, सारी जा रही है। अब अगर मैंने इसको थोड़ा घुमा दिया, टिंग 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 टिंग, अब सारी जा रही है क्या? गौर से देखना जरा, एक ऊपर से बाहर दिख रही होगी और एक नीचे से ये वाली बाहर दिख रही होगी तुम्हें, है ना। ऊपर नीचे से हल्की हल्की सी ये बाहर दिख रही है। रुको यार, हाँ अब दिख रही होगी, दिख रही है। ये ऊपर से बाहर आती हुई दिख रही होगी एक, और ये एक नीचे से बाहर आती हुई, क्योंकि मैंने एंगल क्रिएट कर दिया है। पहले ऐसी थी, सारी जा रही थी, अब मैंने घुमा दिया, मेरा हाथ देखो घूम रहा है ना, तो एंगल 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 सबसे कम इस पोजीशन में जाएगी, सबसे ज्यादा इस पोजीशन में, ठीक है। मतलब एंगल पे डिपेंडेंसी है। अब सवाल ये है कि सर कॉस या साइन कैसे पता पड़ता है? आज सिखा रहा हूं, सीख लो, कोई नहीं सिखाएगा ये चीज। देखो चलो यही ले लो यार, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस समय सरफेस का एरिया डायरेक्शन का है। ये जो पेन का डायरेक्शन है, मार्कर का डायरेक्शन है, इस ओपन सरफेस है, ये ओपन, ऐसे भी ले सकता हूं, ऐसे भी ले सकता हूं, ऐसे ले लिया, ठीक है। अच्छा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही जा रही है, टिक 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 टिक, एरिया का डायरेक्शन भी इधर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है। कितना एंगल है इस समय? 0। अरे दोनों सेम डायरेक्शन में ना यार, मार्कर और ये क्या है जो भी है, दोनों का डायरेक्शन कैसा है? सेम है। एंगल कितना? 0। इस समय एनर्जी मिनिमम है क्या मैक्सिमम है? बताओ। मैक्सिमम एनर्जी पास हो रही है ना, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो एंगल 0 पर कौन आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा? कॉस, क्योंकि साइन 0 तो 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 पर मैक्सिमम होता है। अच्छा अगर मैं 90 डिग्री कर दूं, हो गया 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर ऐसे, कितना एंगल दिख रहा है? 90। अब बताओ इस समय इसके अंदर से कितनी एनर्जी पास हो रही है? इन भाई साहब के अंदर से 0। हाँ या ना? तो 90 डिग्री पर किसकी वैल्यू 0 होती है? कॉस की।
तो अपन को इलस्ट्रेशन से ही पता पड़ रहा है कि साइन आएगा या कॉस आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? कॉस। तो फ्लक्स ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन थीटा। कौन सा थीटा? कॉस थीटा। कारण समझ में आ रहा होगा, इसको फ्रेम करो दिमाग में अच्छी तरह। तो जो अपन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई कहते हैं इसको, फाई, वो एनर्जी, एरिया और कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बन गया इसका, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, सॉरी, फ्लक्स इज इक्वल टू ई और ds cos थीटा। अच्छा ये बताओ कि, चलो अभी हटा देता हूं, वेक्टर हटा देता हूं, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड चल रहा है क्योंकि एंगल लगा रखा है ना, तो डायरेक्शन तो एंगल से मिल ही रही है आपको। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को कि अगर cos थीटा लगता है तो डॉट प्रोडक्ट आता है कि क्रॉस प्रोडक्ट आता है? cos थीटा लगता है तब डॉट प्रोडक्ट आता है। मतलब अगर मैं थीटा हटाकर इसकी वेक्टर फॉर्म लिखूं तो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अच्छा डॉट प्रोडक्ट का मतलब सामने वाली पार्टी स्केलर, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अपने आप में स्केलर आता है। तो अपन क्या सीख गए? फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। उसका फ्लक्स क्या है? अब फ्लक्स की दो डेफिनेशन सामने आ चली तुम्हारे। फ्लक्स की पहली डेफिनेशन तो ये हो गई प्रोडक्ट वाली, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज अ फ्लक्स। दूसरा एक्सपीरियंस करने वाली चीज है कि फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स है बेसिकली काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी यूनिट एरिया में से पास होती है उसकी क्वांटिटी को अपन ये कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा मेथोडोलॉजी है, इसको आप पॉज करके उतार ले पूरा। ठीक है, आप अपन आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दो। तो अपन के इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इस सब चीजों को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट हुआ है, कॉस थीटा क्यों लिया है, ई क्यों लिया है। अगर अपन एनर्जी की बात कर रहे हैं, जितनी ज्यादा एनर्जी किसी सरफेस में से पास होगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। देखो फ्लक्स आपको दिखाई नहीं देता क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंडेंट है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती भाई। तो फ्लक्स कहां से दिखाई देगा? सर क्या हाइपोथेटिकल टॉपिक हो गया क्या ये? तो हाइपोथेटिकल नहीं है, बट फ्लक्स दिखाई नहीं देता है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, कंसेप्ट है कि फ्लक्स क्या है। गॉस ने समझाने के लिए फ्लक्स का सहारा लिया। तो फ्लक्स अपने आप में क्वांटिटी है जो कि डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पर, कि कितनी एनर्जी किसी सरफेस में से पास होगी, उसको फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो हाइपोथेटिकल भी नहीं है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। तो दिमाग में फील करने वाली बात है कि कितनी एनर्जी किसी जगह से पास होगी, उस क्वांटिटी को अपन फ्लक्स कहते हैं। ज्यादा अगर एनर्जी पास होगी तो फ्लक्स ज्यादा, कम एनर्जी पास होगी तो फ्लक्स कम। और एंगल पर डिपेंडेंसी है जो कि मैंने अभी अभी आपको समझा दी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्वांटिटी होती है, एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं तुम्हें लिखवा चुका हूं, मतलब बुक में भी मिल जाएगी और नोट्स में मिल जाएगी तुमको तो इतना समझना है कि फ्लक्स है E डॉट ds cos थीटा, और वैसे लिखना है तो E डॉट ds। हालांकि अभी अपन इसका ये वाला फॉर्म भी पढ़ने वाले हैं, पर ये सब थोड़ा आगे आएगा, अभी जस्ट हाल ही में नहीं आएगा। ठीक है, चलो अच्छा, उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। ठीक है, क्वेश्चंस करने के लिए अपन को बहुत सिंपल सा रेस्ट्रिक्शन करना है। ये उतार लें, इसका फॉर्मूला है, आगे लिख लेना, स्केलर है। यूनिट क्या होगी इसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और एरिया की हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी यूनिट हो गई और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब देखो कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आए, 12th क्लास में बता के बच्चों को थक चुका हूं, फिर भी गड़बड़ कर देते हैं। अब आप लोग सुनना, आप लोग गड़बड़ मत करना। कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है। आपको होगा सर फॉर्मूला तो पूछे ही नहीं था, पूछे ना पूछे तुम्हें लिखना है। जब भी डिफाइन आती है, डिफाइन के साथ वो फॉर्मूला है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बिना डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। और साथ में उसकी यूनिट और वो स्केलर है तो स्केलर लिखना है, और वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है वो लिखनी है। पूछा हो ना पूछा हो, ये आपका फर्ज है, धर्म है, कसम खा लो, गीता क्या गंगा जल लेके जो भी है, कसम खा लेना, काम करना है तुम्हें। डेफिनेशन के साथ उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यूनिट, स्केलर है, वेक्टर है, वेक्टर तो डायरेक्शन वो लिखनी है। ठीक है, चलिए अभी मैं तुम्हें कुछ चीज समझाता हूँ, फटाफट इलस्ट्रेशन से समझ लो। ये एक रिंग है, यह सर्कल है,
सर्कल नहीं बोल सकते क्योंकि सर्कल तो बोर्ड पे बन जाते हैं। रिंग मान लो आप, सिंपल रिंग। ठीक है, लेकर आऊं क्या कुछ? ये ले लो यार, रिंग। ये रही रिंग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऐसे जा रही है। अब बताओ एनर्जी पास हो रही है क्या इसके अंदर से? इसके अंदर से पास हो रही है? नहीं ना। कितना आंसर? 0। तो अगर मैं इसको बोर्ड पे बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? ये सर्कल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, फ्लक्स कितना? तो आंसर 0। समझ रहे हो? ऐसे बना हुआ डायग्राम, ऐसे मोड़। सर सरफेस से तो टच हो रही है ना। अरे सरफेस से टच होने से अंदर पास थोड़ी ना हो जाएगी वो। समझ रहे हो ना? सरफेस से टच होना अलग कंसेप्ट है। मैं पूछूं पासिंग थ्रू दैट एरिया, कितना एरिया से पास हो रही है, वो आंसर नहीं आएगा। अच्छा, अगर मैं कहूं कि ऐसे, तो पास हो रही है ना। अब पास हो रही है। एंगल कितना? इस रिंग का डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी, तो थीटा कितना? 0 हुआ। 0 हुआ। तो अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर दूं, ठीक है, ऐसे बना दूं इस रिंग को, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बना दूं, आपको बेसिकली ऐसे मिल जाएगा लिखा हुआ कि E=E0 I है। तो समझ जाना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है और ये रिंग ऐसे बनी हुई है। अब बताओ फ्लक्स मिनिमम क्या मैक्सिमम? रेडियस है R, तो फ्लक्स कितना हो गया? E की जगह E0, ये तो डायरेक्शन बता रहा है, और इसका एरिया कितना हो जाएगा? πr²। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, अगर cos थीटा भी तो है यहाँ पर, तो यहाँ पर cos थीटा मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि cos 0 हो रहा है, cos 0 1 हो जाता है, पर आप चाहो तो अपनी आदत में डाल देना ताकि आपको दिक्कत ना आए। cos 0 1। ठीक है, अभी ओपन सरफेस के एग्जांपल बता रहा हूँ एक दो में। ठीक, इसमें अगर मैंने एक्सटेंशन कर दिया एग्जांपल में, डिंग डिंग डिंग, ये शायद तुम्हारी बुक में भी है। 37 डिग्री। ठीक है, ये आर हो गया। हाँ, तो फ्लक्स कितना हुआ? अभी फ्लक्स हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। एरिया कितना हुआ? πr²। कॉस कितना हुआ? नहीं, 37 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रिंग ऐसे रखी हुई है। ठीक है क्लास, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं जा रही है, ऐसे नहीं जा रही है, ऐसे जा रही होती तो एंगल, देखो रिंग का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड दिख रहा है सबको, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली वायर 90 वास्तव में अंदर से क्रॉस तो नहीं हो रही है। अगर ऐसे करते तो ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। अब कुछ ऐसा है, देखा, तिरछा, सीधा नहीं है, ऐसे मान लो तिरछा है, ना ऐसे है ना ऐसे है, कुछ एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। सारी क्रॉस नहीं होंगी, कुछ क्रॉस हो रही है, कुछ क्रॉस हो रही है, सारी क्रॉस नहीं। ये तो मैंने एक वायर ले लिया है, एक वायर थोड़ी ना, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड में से अपन ने इस रिंग को कुछ ऐसे रख दिया, या ये कह लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाने के बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे कर दिया। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर से जा रही होंगी, जैसे मान लो ये, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर से चली गई होंगी, कुछ नीचे चली गई, कुछ अंदर क्रॉस कर रही होंगी, कुछ एंगल पर है ना मामला। समझ में आया? तो मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूं मैं। तो अब एरिया वेक्टर कहां है? एरिया है परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये रहा एन कैप, ये एंगल हो गया 37। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इसके एरिया वेक्टर ने कितना एंगल बनाया? 53। समझ आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग से 37 बना रही थी, तो इस रिंग के एरिया वेक्टर जो कि ऊपर जाएगा उससे 53 बनाया कि नहीं बनाया? उम्मीद है समझ में आ गया होगा तुम्हारे। तो यहां पर अपन 37 ना लेकर लिखते हैं 53। ठीक है क्लास? तो 5 = E0 πr² क्यूब क्यों लगा दिया यार, πr², और ये cos 53 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 3/4। अबे तुम्हें सब आता? ओ अच्छा,
तो मैं cos 37, sin 37, cos 53, sin 33 ये सब तो आते ही नहीं है। तो फिर अब क्या करें अपन, बताओ क्या, शॉर्ट में समझ लो, एक बार में शॉर्ट में समझा रहा हूँ, फंस जाओगे। फिजिक्स में sin 37 लिख दी, sin 37, cos 37, tan 37, sin 53, cos 53 और tan 53। ये क्या बहुत सारे न्यूमेरिकल में जनरल सी चीज आती है। मेरा उद्देश्य यहाँ पे तुम्हें डिराइव करना नहीं है, मैं बस न्यूमेरिकल के लिए 1 मिनट में समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे बनता है। तो मेरी बस 1 मिनट फटाफट से बात समझ लो। ये एंगल है 37, ये है 3, ये है 4, ये है 5, इतना सा समझ लो मेरी बात को फटाफट। तो मैं जिंदगी भर इसमें दिक्कत नहीं आएगी 6 वैल्यू निकालने में। ये कहां से आई ये मत पूछना भी, ये आप ट्रायंगल की साइड पाइथागोरस मान लो, क्योंकि मैं आपको समझा पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सिंपल ये एंगल 37, एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर। अब निकालना जरा sin 37, तो sin का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3/5, 3/5। cos 37 कितना होता है, cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5। tan 37 कितना हो जाएगा तुम्हारा, या तो इसको और इसका डिवाइड कर दो, या यहाँ से इसको और इसको करके निकालो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/4। समझ में आ गया, फटाफट इसको टिप टॉप लो, समझ में आ गया वो तुम्हें, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। अभी अगर आपको निकालने ये वाले, तो इस एंगल, अच्छा देखो 90 डिग्री है, ये 37 है, ये कितना हुआ 53 हुआ ना ऑटोमेटिकली। अब इसको भूल जाओ या अलग, चलो एक काम करो, अलग लेना नहीं है, उसी में लेना है, पर तुम कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए कर रहा हूं। ये अभी भी 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब ये परपेंडिकुलर है, समझ में आ रहा है तुम्हें, क्योंकि एंगल ये है तो एंगल के सामने मिल जाएंगे परपेंडिकुलर। अब जरा जरा sin 53 क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5। समझ में आया क्या कह रहा हूं। और अगर अपन cos 53 है, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, 4, 3, ठीक है। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, बताओ sin 30 कितना होता है, sin 30 कितना जल्दी बताया तो 1/2 मतलब 0.5। sin 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 को मतलब 0.707। तो sin 37 3/5 करके देखोगे 0.6 के आसपास आएगा, 0.5 और 0.7 के बीच में आ रहा है, और 37 भी बीचों बीच में आता है। तो ये क्रॉस चेक हो गया। तो मैं क्रॉस चेक क्या जरूरत है, तुम्हें तुमने सिखा दिया यूज करने के लिए, बहुत जगह काम में आता है, इसको टिप टॉप लेना, ठीक है। तो अभी समझ में आ गई वैल्यू कहां से आ गई, मैंने बीच में पता नहीं कहां से उछल कूद कर डाली है। तो अपन को ये डायरेक्शन एरिया वेक्टर से लेना है, समझ में आया। अच्छा अब अपन दोनों तीनों वैरायटी के क्वेश्चन इसमें कर चुके हैं, अब अपन थोड़ा सा एक्सटेंशन करके आगे बढ़ते हैं। एक चीज और सिखाना चाहूंगा तुमको क्लोज सरफेस के लिए, बेसिकली 2 चीज सिखानी है क्लोज सरफेस के लिए, पर एक चीज तो एलिमेंट्री सीख ही लो। इनकमिंग फ्लक्स is always taken to be positive and outgoing flux is always taken to be negative. फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं। तो जो आता हुआ फ्लक्स है, जो भाई साहब आ रहे हैं वो पॉजिटिव, जो भाई साहब जा रहे हैं वो नेगेटिव। पैसा आता है पॉजिटिव, पैसा जाता है नेगेटिव, ठीक है। तो इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव, आउटगोइंग फ्लक्स इज ऑलवेज टेकन टू बी नेगेटिव। इस कांसेप्ट को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और एक शॉर्ट ट्रिक और बता देता हूं क्लोज सरफेस के लिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर से आ रही हैं, ठीक है, बाहर से लिख रहा हूं, बाहर से आ रही हैं, तो फ्लक्स हमेशा 0 होगा, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर से आएंगी उतनी चली जाएंगी। जैसे कि स्फीयर है, अभी मैथमेटिकली भी करके बता दूंगा, पर लॉजिक हमेशा पहले सीख लो। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उतना फ्लक्स आ रहा है, उतनी निकल के जा रही है, तो अंदर बचा क्या। क्वेश्चन ये था कि जितनी अंदर से पास होती है वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब अगर अंदर कोई चार्ज रख दूं स्फीयर के, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी ये फ्लक्स बनाएगी। इसी को गॉस नाम के साइंटिस्ट ने समझाया था, जो अपन गॉस लॉ में पढ़ेंगे। तो कंसेप्ट सीख लो अभी।
कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज रखा हुआ है तो अंदर से निकलने और चारों तरफ निकलेंगी तो क्रॉस होंगी, ठीक है। और अगर बाहर कोई चार्ज रखा हुआ तो बाहर से आएंगी, सरफेस टू सरफेस अंदर से लेंगे। क्योंकि कंसेप्ट तो ये भी है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, तो वो भी यूज कर सकते हो। या आप सिंपल समझ लो, आउटगोइंग फ्लक्स इज इक्वल टू इनकमिंग फ्लक्स, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक बराबर जीरो। ये दो कंसेप्ट को आप सीख लो। इसको मैं अभी दोबारा लेक्चर खत्म होगा तो दोबारा इसी चीज पर आऊंगा, ताकि अपन लॉजिकल के साथ साथ मैथमेटिकल भी सीख लें। तो अभी के लिए फिलहाल इतना सीखो। अब अपन आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। क्लोज सरफेस के भी क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो क्लोज सरफेस के लिए मैंने एक बनाया क्यूबॉइड, सबसे सिंपल होता है, ठीक है। ये बना एक क्यूब, ठीक। इस क्यूब की साइड है ए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यार घिसपिच हो जाएगी। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। फ्लक्स बताना, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, तो फाइंड फ्लक्स। देखो क्यूबॉइड इमेजिन कर रखा है, कोई सा भी क्यूबॉइड ले लो, लाओ मैं उठा लूंगी क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड, ठीक है। ये सरफेस भी बंद मान लो, ये आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एंगल कितना 90, तो ये वाले सरफेस पे फ्लक्स नहीं है। इस वाले सरफेस का कितना परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कितना 90, इस वाले का नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है 90, इस वाले का मेरी तरफ जो है वो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड से 90। तो इन चारों ने तो 90-90 हाथ खड़े कर दिए। और कंसेप्चुअली अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनके अंदर से पास भी नहीं हो रही। इनके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड कब पास होती है, जब ऐसे या ऐसे आती या ऐसे आती या ऐसे आती। अभी खुद सोचो, इमेजिन करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है तो इस पे से ही पास होगी और इस पे से निकलेगी। इस पे थोड़ा क्रॉस थोड़ा करेगी इन सरफेसेस को। फील करो, इन सरफेसेस को क्रॉस थोड़ी ना करेगी, क्रॉस तो बस इस सरफेस को करेगी और इस सरफेस को करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिधर से आ रही है, इधर का एरिया वेक्टर, क्लोज सरफेस है ना, तो इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये है, इसका एरिया वेक्टर इधर बना रहा हूं, ये हो गया इसका एरिया वेक्टर, ठीक है। ये हो गया इसका एरिया वेक्टर इस साइड, और इस पर एम कैप, इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इधर, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इधर। बहुत बढ़िया, बाकी सबने हाथ खड़े कर दिए हैं। ये एक एरिया वेक्टर इधर, एक एरिया वेक्टर इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पर है, ई नॉट आई कैप। अब मैं यहां की बात करता हूं, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये है, एक्स एक्सिस पे जा रही है। इसके और इसके बीच का एंगल कितना है यहां पर, थीटा 180। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, एंगल कितना 180। बहुत अच्छी बात है। तो यहां का फ्लक्स निकाल रहा हूं पहले, लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेफ्ट मान रहा हूं। इस फेस से कितना फ्लक्स जनरेट होगा उसके बारे में बात चल रही है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड फ्लक्स, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एल। तो ई कितना है यहां पर, ई नॉट, इसका एरिया देखो ये क्या होता है, स्क्वायर होता है ना। क्यूबॉइड का एक सरफेस क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर। साइड कितनी क्यूब की, ए, तो हो गया आपका ए स्क्वायर कॉस 180। तो कॉस 180 कितना होता है, -1। तो 5 लेफ्ट हैंड साइड का कितना हो गया, ई नॉट ए स्क्वायर -1। -1 का मल्टीप्लाई हो गया तो 5 लेफ्ट हैंड साइड में आ गया माइनस ई नॉट ए स्क्वायर। अब अपन बात करते हैं राइट हैंड साइड की, इस वाले पार्ट की। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो अब अपन बात करता हूं 5 राइट हैंड साइड की, तो ई नॉट एरिया ए स्क्वायर कॉस 0। तो राइट हैंड साइड पे फ्लक्स हो गया ई नॉट ए स्क्वायर। नेट फ्लक्स निकालने के लिए जोड़ेंगे दोनों को, फ्लक्स लेफ्ट हैंड साइड प्लस फ्लक्स राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, माइनस ई नॉट ए स्क्वायर और प्लस ई नॉट ए स्क्वायर, नेट कितना 0। इसी चीज को मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट समझो।
जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई उतनी चली गई, तो फ्लक्स कितना हुआ? 0। इनकमिंग फ्लक्स कैसा था? पॉजिटिव। आउटगोइंग फ्लक्स कैसा था? नेगेटिव। बात उसकी नहीं है, बात अपन को कंसेप्ट की समझनी है, ठीक है। ऐसा मत सोचना सर यहाँ पर इनकमिंग फ्लक्स है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर तो आपने लॉजिकली निकाल लिया है, पर आपको सीखना क्या था कि जितना आया उतना चला गया, तो नेट फ्लक्स अंदर कितना बचा? 0 बचा। तो ये इस वैरायटी के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर होती है उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर एग्जिट होती है। इसी में वैरायटी होती है बहुत सारी, जो मैंने आपको मॉड्यूल्स में दिया, आज के मॉड्यूल्स में आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म नहीं होती, नॉन यूनिफॉर्म होती, तो क्या होता वो भी बताओ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसी क्वेश्चन को ले रहे हैं, ये क्यू अपना और ये कहीं एग्जैक्ट, ये क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है, ऐसे कोऑर्डिनेट्स पे रखा हुआ है। इसका साइड है ए, क्यूब है, ठीक है, क्यूब और साइड ए, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छा ये ओरिजिन से एल डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये ऐसा का ऐसा मिल जाएगा। कई सारी चीजें पूछी है मेरे मॉड्यूल वाले क्वेश्चन में, मैं तुम्हें एक ही चीज बता रहा हूं फिलहाल, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, फिर तुम्हें याद आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ई ऊपर लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सवाल में वो है ई नॉट एक्स आई क्या। एक्स क्या है? एक्स डिस्टेंस है जो एक्स एक्सिस पर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कांस्टेंट है क्या वेरिएबल है। अगर एक्स 1 मीटर होगा तो ई नॉट होगा, एक्स 2 मीटर रख दूंगा तो 2 ई नॉट, एक्स 3 रखूंगा तो 3 ई नॉट। द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस एक्स। क्लियर? अच्छी बात। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं फ्लक्स लेफ्ट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड का फ्लक्स जब मैं निकालता हूं तो ई डी ए कॉस थीटा का फॉर्मूला लेते हैं। अब ई कितना है? ई नॉट एक्स, ई नॉट एक्स, एक्स मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये जगह तो है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हुआ कितना? एल। भाई ओरिजिन से ये क्यूब जहां पे रखा हुआ है कितना डिस्टेंस है? एल, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हुआ एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था ई नॉट एक्स, एक्स हो गया एल, तो ई नॉट एल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, एरिया। साइड ए है तो ए स्क्वायर, कॉस कितना है? अब देखो वही इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस पर है और इसका एन कैप इधर है, तो थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री, तो कॉस 180 हो गया। तो फ्लक्स हो गया अपन का कॉस 180 माइनस 1 माइनस ई नॉट एल ए स्क्वायर। दिस इज फ्लक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पर आते हैं। फ्लक्स ऑफ राइट हैंड साइड, पहले फॉर्मूला ई डॉट डी एस कॉस थीटा। ई कितना है? तो ई है ई नॉट एक्स, तो ई नॉट एक्स, एक्स क्या था? डिस्टेंस। अब इस वाले सरफेस का डिस्टेंस निकालना है, ऐसे रखा हुआ है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस एल और यहां से लेके इस वाले सरफेस तक का डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस के बराबर। क्यूब का साइड है ए, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका? ए। तो ये फेस आने तक, ये फेस आने तक, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस एल और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ए, तो टोटल डिस्टेंस हो गया अपन का एल प्लस ए। ये वाला फेस आ जाएगा कि नहीं बताओ, सोच समझ के। यहां से यहां तक का डिस्टेंस एल, फिर यहां से यहां तक का ए, ये वाला फेस आ गया आपका। और कॉस 0, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है और ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड भी है, तो थीटा इज इक्वल टू अपन का हो गया 0। तो फ्लक्स राइट हैंड साइड का हो गया अपन का ई नॉट एल प्लस ए। अच्छा, इसका एरिया तो लिखेंगे सर, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर cos 0, cos 0 1 हो गया, ठीक है, समझ में आया ए स्क्वायर क्यों आया? अच्छा, अब phi r is equals to E naught into L into A square plus E naught into A cube, ये हो गया अपन का।
नेट निकालते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट जाएगी आपकी, ये माइनस में है ये प्लस में है, क्या बचेगा आपका आंसर आया E नॉट ए क्यू। समझ में आया आप लोगों को, ये इसका आंसर आया। तो बहुत सिंपल सी मेथोडोलॉजी, कुछ नई चीज नहीं है, कुछ घबराने वाली बात नहीं है, आपको बस कुछ चीजें सीखनी थी, ठीक है। अगर कोई क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज रखा हुआ है तो फ्लक्स जीरो नहीं होगा, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है तो जीरो होगा, क्योंकि बाहर से आ रही है बाहर चली जाएंगी तो अंदर से कोई फ्लक्स जनरेट नहीं हुआ, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी एनर्जी आई उतनी एनर्जी चली गई, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा मेथोडोलॉजी है, इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव एंड आउटगोइंग फ्लक्स इज ऑलवेज टेकन टू बी नेगेटिव। कुछ चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर, ENTER, enters in surface is equals to number of electric field lines leaving the surface, तो फ्लक्स ऑलवेज जीरो। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है अगर उतनी ही निकल जाएंगी तो फ्लक्स कितना आ जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर एक सिलेंडर वाला क्वेश्चन भी आता है, अपन के करवा देता हूं लगे हाथ, एक सिलेंड्रिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, क्योंकि किसी भी क्लोज सरफेस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो मेरा काम ये है कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक तैयार करवा दूं आपकी, ठीक है। फ्लक्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, ये सिलेंडर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से E नॉट आई कैप, ठीक है। इसका लेंथ है L, क्रॉस सेक्शन एरिया है A, रखा हुआ है। अब सबसे पहला काम की चीज, कर्व सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर ऊपर, एंड कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे एक्स एक्सिस पर, देखो यहां पर फ्लक्स जो है वो तीन तरीके से जनरेट होगा। E डॉट ds इस वाले सरफेस का, इसको फर्स्ट ले लो 1, प्लस E डॉट ds सेकेंड सरफेस का, ये 2 ले लो, प्लस E डॉट ds आपके थर्ड सरफेस का जो कर्व सरफेस है बचा हुआ सिलेंडर का पूरा। तो देखो पूरा वाला जो है इन सबको आप खोलोगे तो आ जाएगा E डॉट ds, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ठीक है, या रेडियस मान लो इसकी A है, तो ये हो जाएगा आपका E नॉट पाई A स्क्वायर कॉस। अब ये देखो इसका एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, इस वाले का एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे थीटा कितना हुआ 180 डिग्री, तो यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा फर्स्ट वाले पे, प्लस सेकंड वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट एरिया पाई A स्क्वायर और एंगल cos 0 हो गया, और कर्व सरफेस एरिया 90 डिग्री शो कर रहा है, तो E नॉट पाई A स्क्वायर cos 90। तो उम्मीद कर लोगे इन सवालों को। ये क्वेश्चन जो है पर्टिकुलरली आपकी बुक का एग्जांपल है, आप खोलोगे तो आपको दिख जाएगा ये बुक का एग्जांपल, ठीक है। और एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन है फ्लक्स के जो बुक में है वो करना, उसके बाद मेरे मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन करो। उम्मीद है आपको फ्लक्स में दिक्कत नहीं आएगी, तो फटाफट रिवाइज करते हैं। व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स डिपेंड करता है एरिया वेक्टर पे, एरिया इज स्केलर और वेक्टर, एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी। ओपन सरफेस हो तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड निकलता हुआ या परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और अगर क्लोज सरफेस हो तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है। इनवर्ड भी ले सकते हैं पर जो ले उस पर स्टिक है। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया। अब आता है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? कितनी एनर्जी किसी सरफेस पे से पास होगी उस क्वांटिटी को, उस काउंटिंग को अपन फ्लक्स कहते हैं। ज्यादा एनर्जी पास होगी तो फ्लक्स ज्यादा होगा, कम एनर्जी पास होगी तो फ्लक्स कम होगा। क्लियर बात? फ्लक्स क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है और एंगल पे डिपेंड करती है। कॉस थीटा वाला एंगल, इसलिए कॉस थीटा लगता है, इसलिए यानी कि डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी कि फ्लक्स की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो होता है। इसका यूज करेंगे, ये तो क्वेश्चन तो आप करते रहे, प्रैक्टिस करते हैं। अब अपन कल ही वीडियो आएगा इसका गॉस लॉ को लेकर, चिंता मत करो, एक दिन का गैप नहीं होगा।
आज ये वीडियो डल रहा है, कल वीडियो लेगा आपका गॉस लॉगम, और साथ में भी मैथमेटिक्स का भी वीडियो डल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का, और एक वीडियो बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड है। तो ये डाल रहा हूँ, एंजॉय करिए जब तक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्लस अगर कोई डाउट है तो मेरे से मिलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं हूँ कैरियर मेकर एकेडमी से शोभित पांडे। थैंक यू।